यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान बहुत से ऐसे स्थान आपके सामने आते हैं जिनकी लोकेशन के बारे में जानना और उन स्थानों के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानना आपके लिए खासा महत्व रखता है। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में भारत से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जगहें चर्चा में रही हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसकी मैप के माध्यम से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी मैप पर अच्छी पकड़ हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को देखते हैं जो कि पिछले प्रोग्राम का अभ्यास प्रश्न था। अभ्यास प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां दो कथन है। पहला कथन है हिंद महासागर गहरे समुद्र मिशन यानी डीप सी मिशन जैसी पहलों के माध्यम से भारत की तकनीकी उन्नति का समर्थन करता है। दूसरा कथन था हिंद महासागर केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन जिसका क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है, उसमें भारत की पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की खोज उसे गहरे समुद्र में खनन के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थापित करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। यहां पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। हिंद महासागर जो भारत का मिशन है जिसको हम डीप सी मिशन के नाम से संबोधित करते हैं, ये डीप सी में यानी गहरे समुद्र में अनुसंधान और एक्सप्लोरेशन करता है, खोज करने का प्रयास करता है ताकि वहां पर अगर किसी भी प्रकार के खनिज हैं तो उनका उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके जहां तक भी भारत का अधिकार क्षेत्र है। तो ये डीप सी मिशन भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से भारत अपने एक प्रकार से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहता है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है हिंद महासागर। केंद्रीय हिंद महासागर का जो बेसिन है जिसका क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है, ये भारत की पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की खोज के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, ये क्या है? ये धात्विक, आप इनको परिभाषित कर सकते हैं धात्विक गुच्छे के रूप में या धात्विक गांठ के रूप में इनको परिभाषित कर सकते हैं जो कि समुद्र तल पर मिलती है। और ये धात्विक गांठ में कई प्रकार की धातुएं आप पाएंगे, जैसे इसमें आप मैंगनीज की स्थिति को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आयरन यानी लौह तत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। लौह तत्व के अलावा कॉपर, कोबाल्ट और निकल की अवस्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, निकल की। ये जो सारी चीजें हैं ये आधुनिक उद्योगों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैटरी का निर्माण हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो या अन्य प्रकार के जैसे सोलर बैटरीज में भी इनका इस्तेमाल होता है, या अन्य प्रकार की जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंतर्गत भी आप इनके इस्तेमाल को देख सकते हैं। और इसलिए आज के समय में आर्थिक दृष्टिकोण से इनका विशिष्ट महत्व है और भारत के लिए केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन विशेष रूप से इन सभी खनिजों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसी संदर्भ में जो डीप सी मिशन है वो भारत के लिए खासा महत्व रखता है। तो यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। हिंद महासागर की अवस्थिति यहाँ पर है, आप ये देख रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र है ये हिंद महासागर का क्षेत्र ही पड़ता है। हिंद महासागर का जो महत्व है वो इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है कि हिंद महासागर के साथ साथ जो पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए उसने कई प्रकार के कदम भी उठाए हैं। जैसे उसके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर में एक महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार से चाहे बांग्लादेश का चटगांव हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, इस पर हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले चुका है। इसी प्रकार से म्यांमार के यानी बर्मा के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर भी उसने उसको डेवलप करने के काम पर आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर के क्षेत्र में वो अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है तो भारत के हिंद महासागर क्षेत्र से जो आर्थिक हित जुड़े हुए हैं वो आने वाले समय में प्रभावित हो सकते हैं और इस पर
हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने चेताया है। और इसी का कारण से ये पूरा हिंद महासागर का जो पूरा टॉपिक है ये चर्चा में आ जाता है। तो इसके हमने मैप से संबंधित जो भाग था और जो उसकी महत्व था उस पर हमने विस्तार से बात कर ली है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दूसरा कथन है यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन है आपके सामने केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी के बारे में जो यहाँ पर दोनों कथन दिए गए हैं ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी की आप ये अवस्थिति देख सकते हैं। खासतौर से इसकी एक विशिष्ट पहचान होती है इसके जो ये पीले आकार का आर्च के आकार की जो चोंच होती है और चोंच के ऊपर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये खोखला हिस्सा होता है जो इसकी विशिष्ट पहचान को निर्मित करता है। कहां पर पाया जाता है? भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ साथ आर्द्र पर्णपाती वनों में भी ये पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र होता है? आप ये जानते हैं कि ये हिमालय पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री की कर्क रेखा है, इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री पर यहाँ मकर रेखा है। तो इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। जब हम बात करते हैं उपोष्ण कटिबंध की तो उपोष्ण कटिबंध की शुरुआत लगभग 23.5 डिग्री के बाद शुरू हो जाती है और ये लगभग 35 से 40 डिग्री तक फैला होता है। और इसी प्रकार ये उत्तर में भी इसी प्रकार से फैला होता है और दक्षिण में भी इसी प्रकार से फैला होता है। 23.5 डिग्री से लगभग 35-40 डिग्री तक इसका विस्तार होता है। और इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं और इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? उपोष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। ऐसे वन जो कि वर्ष में कम से कम एक बार अपनी पत्तियों को गिराते हैं उनको हम पर्णपाती वन के रूप में परिभाषित करते हैं। और अगर कोई पर्णपाती वन नमी वाले क्षेत्रों में स्थित है तो हम उसको आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। तो ये जो पक्षी है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में यानी ऐसे वनों में जो हमेशा बने रहते हैं, खिले रहते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, तो ऐसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में और आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। इस प्रकार से कथन 2 बिल्कुल सही है। चर्चा में ये मुद्दा इसलिए आया है हॉर्नबिल का क्योंकि हाल ही में केरल के कन्नूर के तटीय क्षेत्र में बहुत वर्षों बाद ग्रेट हॉर्नबिल को देखा गया है। ग्रेट हॉर्नबिल की कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी पहचान है मुड़ी हुई पीली चोंच जो अभी आपको दिखाई गई थी और उसके ऊपर स्थित एक खोखला कास्क इसकी महत्वपूर्ण पहचान है। ये कास्क कौन सा होता है? ये खोखला होता है, इसको कास्क कहते हैं। केरल और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों का आधिकारिक राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। नागालैंड में एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है जिसको हम हॉर्नबिल त्योहार कहते हैं और ये हॉर्नबिल त्योहार नागा लोगों की ग्रेट हॉर्नबिल के प्रति सम्मान और प्रशंसनीय स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगर ग्रेट हॉर्नबिल की संरक्षण स्थिति की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है यानी सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पर्यावास में बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इसके पर्यावास पर ध्यान देना जरूरी है, इस पक्षी पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अगर इसके रहने की बेहतर स्थितियों को नहीं बनाए रखा गया तो इस संकटग्रस्त श्रेणी में भी जा सकता है, एंडेंजर्ड श्रेणी में भी जा सकता है। दूसरा है साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसी पशु का या जानवर का या पक्षी का अंतरराष्ट्रीय व्यापार की क्या स्थिति है और उसे किसी सूची में यानी अपेंडिक्स में शामिल करके ये बताया जाता है कि इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से इसको खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, ग्रेट हॉर्नबिल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उसको खतरा हो सकता है और इसलिए उसको परिशिष्ट वन में रखा गया है, अपेंडिक्स वन में रखा गया है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखकर भी इसे उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है भारत में।
तो ग्रेट हॉर्नबिल की अवस्थिति आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देख सकते हैं, पश्चिमी घाट में मुख्यतः देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दो हिस्से जो है इसके, जो पूर्वी हिमालय यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में पड़ती है के पास चेमायुंगडुंग हिमनद यानी ग्लेशियर से होता है। दूसरा कथन है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जियाभाराली, धनसिरी, मानस, चंबल और कोपिली शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। यहां पर विशेष तौर से याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम तो मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, लेकिन यहां पर कई ऐसी नदियां दी गई हैं जो ब्रह्मपुत्र की वास्तव में सहायक नदियां हैं, लेकिन कई नदियां ऐसी हैं जैसे चंबल नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है बल्कि यमुना की है, और इस प्रकार से कथन गलत हो जाता है और इसमें केवल एक यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम तो ठीक जगह से बताया गया है, यानी मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? लोहित, दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उसका नाम क्या है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जियाभराली, धनसिरी, मानस, तोरसा, संकोश, तीस्ता, दिखो, धनसिरी। धनसिरी आपके यहां भी लिखा गया है, इसको ये दोबारा आ गया है, कोपिली। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं और इस प्रकार से कथन दो सही नहीं है क्योंकि चंबल यमुना की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के जो क्षेत्र बनता है, जो जलभराव क्षेत्र कहते हैं, उसको सामान्यतः अपवाह बेसिन क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है ये तिब्बत यानी तिब्बत जो कि चीन का एक प्रकार से ऑटोनोमस क्षेत्र है, भूटान, भारत और बांग्लादेश तक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन फैला हुआ है। तो आप ये एक महत्वपूर्ण जो आपके सामने नक्शा है, ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है और यहां से इस प्रकार से होती हुई ये नामचा बरवा पहाड़ियों से इस प्रकार से यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में प्रवेश करती है, फिर असम के बीच से बहती हुई इस प्रकार से बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है। ये ब्रह्मपुत्र का हुआ मैप। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, इसका एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है, अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान। इसके शोधकर्ताओं ने ब्रह्मपुत्र नदी में साइप्रिनिड मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। और इस नई मछली की प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? पिथिया डिब्रूगढ़ेंसिस, ये नाम दिया गया है। ये डिब्रूगढ़ेंसिस नाम कहां से आया है? असम के डिब्रूगढ़ जिले से इसके नाम पर इसको पेथिया डिब्रूगढ़ेंसिस नाम दिया गया है और इसे यहां पर पहली बार देखा गया है। किसे? इस मछली को। ये मछलियां मटमैले, रेतीले, पथरीली सतह वाले मध्यम तेज प्रवाह वाले पानी में पाई जाती हैं। मध्यम से तेज प्रवाह वाले पानी में इनको देखा जा सकता है और वहां की स्थानीय मीठे पानी की अन्य प्रजातियों के साथ सहअस्तित्व में रहती हैं, यानी अन्य मछली की प्रजातियां भी जो मीठे पानी की मछलियां हैं वहां पर पाई गई है, वहां पर उनका अस्तित्व है। अगर हम इस संगठन के बारे में बात करें जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़ा हुआ है और जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यों को करता है, तो ये अनुसंधान संस्थान भारत में अंतर्देशीय यानी भारत के क्षेत्र में पड़ने वाले खुले जल मत्स्य पालन के सतत प्रबंधन के लिए, उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उसी के प्रति समर्पित है। मुख्यालय कहां पर है इसका? बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करियाचल्ली द्वीप मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। एक द्वीप है जिसका नाम है करियाचल्ली द्वीप, वो मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, पहला कथन है। दूसरा कथन है, भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ क्षेत्रों में से एक का हिस्सा है। और तीसरा कथन आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि इस द्वीप ने वर्ष 1969 से अब तक अपने भूमि क्षेत्र का 70% भूभाग खो दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है?
आपके सामने ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3 सभी। तो करियाचिल्ली द्वीप मन्नार की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। साथ ही ये भारत के 4 प्रमुख प्रवाल द्वीपों क्षेत्रों में से एक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अलावा 3 और अन्य क्षेत्र हैं। एक अंडमान और निकोबार द्वीप हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया और एक कच्छ की खाड़ी हो गया। और इस द्वीप ने वर्ष 1969 से अब तक अपने भूमि क्षेत्र का 70% भाग खो दिया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 70% जो भूभाग है वो लगभग जलमग्न हो गया है। मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र कहां पर पड़ेगा? यहां पर पड़ेगा। और ये जो लक्षद्वीप सी है, लक्काद्वीप सी जिसको कहते हैं, उसी के एक विस्तार के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ये गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी यहां पर स्थित है और ये भारत के रामेश्वरम और मन्नार जैसे द्वीपों से घिरा हुआ है। तो यहां तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अन्य 3 जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोरल रीफ हैं, 4 प्रमुख प्रवाल भित्तियों में से एक है मन्नार की खाड़ी, अन्य 3 कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 1969 से अब तक अपनी भूमि का 70% भाग करियाचल्ली द्वीप खो चुका है। तीनों कथन सही हैं। वर्ष 2036 तक इसके पूरी तरह से जलमग्न होने की एक प्रकार से आशंका जताई जा रही है करियाचल्ली द्वीप के। और इसीलिए तमिलनाडु सरकार टीएन शोर यानी तमिलनाडु सतत समुद्री संसाधन दोहन परियोजना के तहत मन्नार की खाड़ी में स्थित पारिस्थितिकी रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी रूप से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है करियाचल्ली द्वीप। इसके संरक्षण हेतु इस संगठन के द्वारा पहल की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो ये लक्षद्वीप सागर का ही विस्तारित भूभाग है और इसमें 21 द्वीप हैं। रामेश्वरम, राम सेतु पुल और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। मन्नार की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कोरल, मछलियों, डुगोंग, व्हेल शार्क और समुद्री कछुओं जैसी लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास स्थान भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सागौन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक नम पर्णपाती वृक्ष है जिसे इसके स्थायित्व, शक्ति और कीटों, पानी और क्षय के प्रति प्रतिरोध के लिए किंग ऑफ टिम्बर के नाम से जाना जाता है। इसके स्थायित्व, शक्ति और कीटों, पानी और क्षय के प्रतिरोध के लिए किंग ऑफ टिम्बर के नाम से जाना जाता है। अगला कथन है, भारत में विश्व के 35% सागौन वन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे ही सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो सागौन के बारे में यहां पर जो भी कथन कहे गए हैं, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। सागौन, जिसे सागवान के नाम से जाना जाता है, एक नम पर्णपाती वृक्ष है, यानी एक ऐसा वृक्ष है जो साल में कम से कम एक बार अपनी पत्तियां गिराता है और आर्द्र क्षेत्र में, नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके स्थायित्व, शक्ति और कीटों, पानी और क्षय के प्रति प्रतिरोध के लिए इसको किंग ऑफ टिम्बर के नाम से जाना जाता है। भारत में विश्व के 35% सागौन है और एशिया में वैश्विक सागौन का लगभग, वैश्विक सागौन संघ जो संसाधन है उसका 95% हिस्सा है। भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल, तमिलनाडु, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सागौन की उपस्थिति आप देख सकते हैं। अच्छी जल निकासी वाली मृदा और पूर्ण सूर्य के प्रकाश में यह मुख्य रूप से पनपता है। सागौन का कहां पनपता है तो आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में यह मुख्यतः पनपता है। आगे बढ़ते हैं और यहां आप इसकी अवस्थिति देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास करते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि सागौन के पत्तों के जो अर्क हैं, उनका उपयोग प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल ऑप्टिकल लिमिटर के रूप में किया जा सकता है। ऑप्टिकल लिमिटर का मतलब क्या है? हमारे आंखों पे जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश की तीव्रता को और उस प्रकाश की गहनता को कम करने का काम ये करता है, जो आंखों को उच्च तीव्रता वाले लेजर विकिरण से भी बचाने में भूमिका निभाता है। सागौन के पत्तों में क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है, जो उन्हें लेजर सुरक्षा, चश्मे, ऑप्टिकल शील्ड और लेजर प्रतिरोधी कोटिंग्स जैसे ऑप्टिकल पावर सीमित, जो कि प्रकाश की पावर को सीमित करते हैं, एप्लीकेशंस के लिए
विशेष रूप से उपयुक्त बना जाता है। यानी जब हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, एंथोसाइनिन का प्रयोग करते हैं, तो हम उस प्रकार के चश्मों का निर्माण कर सकते हैं, ऑप्टिकल शील्ड का निर्माण कर सकते हैं, लेजर प्रतिरोधी कोटिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि प्रकाश की तीव्रता को कम करते हैं और हमारी आंखों को कम हानि होती है लेजर जैसी चीजों से या अन्य जैसी चीजों से, जो प्रकाश की तीव्रता हमारी आंखों तक भेजती है, इंटेंस प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचाती है, तो उस इंटेंसिटी को कम करती है, प्रकाश की तीव्रता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंथोसाइनिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा कथन है यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। और तीसरा कथन है इसे झेलम नदी से पानी मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या है? तो कितने आपको बताने हैं? केवल एक, केवल दो, उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सभी कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है, झेलम नदी से इसे पानी मिलता है। तीनों बिल्कुल कथन सही है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि वुलर झील में 30 सालों बाद पहली बार कमल के फूल को खिलता हुआ देखा गया है। और कमल के फूल को खिलता हुआ क्यों देखा गया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वुलर झील की डीसिल्टिंग की गई है, यानी उससे गाद निकालने का काम किया गया है। तो यहां पर फिर से कमल के जो बीज हैं वो खिल गए हैं। और ये जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कमल की डंडियों की खेती भी होती है। इसलिए अगर कमल के फूल यहां पर खिले हैं तो इससे ऐसे किसान जो कि कमल की डंडियों की खेती करते हैं, उनके उत्पादन के साथ साथ उनकी आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत का भी निर्माण इसके माध्यम से हो सकता है। और इसलिए ये आजीविका के लिए भी एक अच्छी खबर है। इसका निर्माण, वुलर झील का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड के रूप में भी घोषित किया गया था। वुलर झील की अवस्थिति आप देख सकते हैं, श्रीनगर से 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, झेलम नदी से पानी लेती है, ये वुलर झील है। ठीक, ये झेलम रिवर इस प्रकार से यहां से होकर जा रही है, झेलम नदी से इसको पानी मिलता है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8.18 गीगावाट है 2024 के आंकड़ों के अनुसार। दूसरा कथन है वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।